आज यहाँ से स्टार्ट करना, स्टार एंड द यूनिवर्स। फिर अब मिल्की वे वगैरह इसके अंदर आएगी, गैलेक्सीज आनी है इसके अंदर, ठीक है। अब मेनली अगर कंसिडर करें, नो दैट कि फिर लर्निंग आउटकम पर फोकस करो जरा ना। कोई कैंडिडेट शुड बी एबल टू हो ना कि अंडरस्टैंड उस किस्म का नहीं है, इस समय 2-3 दफा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा टू गेट टू कीप एवरीथिंग इन माइंड, जो कि हम बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। अब सन क्या है बेटे, सन स्टेबल स्टार है और ये मीडियम साइज है। सन से बड़े भी स्टार्स हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन मीडियम साइज स्टार है। एंड इज मेड अप अबाउट 75% हाइड्रोजन है कंपोजिशन सन की, अगर देखो 24% इसमें हीलियम है। अब ये 74 हाइड्रोजन है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से, जिसमें दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एज अ रिजल्ट जो हैवी पार्टिकल निकलता है वो हीलियम का होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है। वो एनर्जी एनर्जी जो रिलीज हो रही होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आ रही होती है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो रिलीज हो रही होती है वो हीट एनर्जी होती है। फिर उसके बाद विजिबल लाइट आ रही हो, नहीं, सबसे ज्यादा विजिबल लाइट होती है, फिर हीट एनर्जी होती है, और फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। 3 किस्म की रेडिएशन हमारे सन से हमें निकल रही होती है, ठीक। अब अगर हमारे पास 75% हाइड्रोजन है और 24% हमारे पास क्या होगी, ये होगी, तो कितना 99%, तो 1% कौन सी होती है, वो ऑक्सीजन या कार्बन होती है, ठीक है। तो सन इज अ स्टेबल स्टार, medium sized star, and is made up of about 75% hydrogen and 24% helium. About 1% is made up of the other elements such as this one. A fusion reaction होता है, the thermonuclear reaction, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है जिसमें दो लाइट न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं और एज अ रिजल्ट वी गेट अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कैरियन, ठीक है। Reaction in the sun radiates energy. About 40% of this energy is visible. 40% विजिबल, मैंने कहा था, मैंने उल्टा कर दिया था। 40% विजिबल है, 50% इंफ्रारेड है हीट की फॉर्म में, एंड 10% अल्ट्रा वायलेट है। क्या रेडियो वेव सन से आ रही, नहीं आ रही, निग्लिजिबल है वो, ठीक है। तो 40% हमारे पास क्या होगी, विजिबल लाइट आ रही है, हीट 50% है। अब वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो सन के अंदर आ रहे हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में बेटा हमारे पास सपोज ये 1 सेकंड आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये भी सपोज 3rd आइसोटोप होगा हाइड्रोजन का। अब ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, न्यूट्रॉन ही डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव है एक पॉजिटिव, यानी ये भी प्रोटॉन है ये भी प्रोटॉन है। अब लाइक चार्जेस तो हमेशा रिपेल करते हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हमें करनी पड़ेगी सो दैट दे कैन कम क्लोजर टू ईच अदर एंड फ्यूज, ठीक है। और जब ये फ्यूज करते हैं तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, हीलियम का हैवी न्यूक्लियस बन गया, साथ 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। क्यों रिलीज हो गए, 1+1 क्या होता है 2, ये 2 है, और ये क्या हो गया 0, 3, 2 ही रहा। 2+1 3 5 है, तो 4+1 1 रिलीज हो गया। 4+1 क्या हो गया, ये भी 5 हो गया, इसका मतलब स्टेबल हो गया। तो हमारे पास ये हीलियम निकला है और साथ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो इतने हाई टेम्परेचर पे ये दो लाइट न्यूक्लिया जो दोनों प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन हमेशा रिपेल करता है, इतनी एनर्जी हीट होती है कि आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सन के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो काफी हाई होता है, तो 1.5 टाइम 10⁻⁷ केल्विन के इक्विवेलेंट है वो टेम्परेचर, ठीक ठाक हाई टेम्परेचर है ये। तो वही लिखा है, स्टार रिलीजेस एनर्जी ड्यू टू थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम फॉर्मेट में जाता है, और साथ एनर्जी भी लिखें प्लस क्यू, ठीक हो गया। द कोर टेम्परेचर ऑफ सन इज 15,000 Kelvin, and this further be equal to, this is 1.50 times 10⁻⁷ Kelvin हो गया, ठीक है। दाऊद याद होनी चाहिए, ये याद करनी है। क्या याद करना है, 10% अल्ट्रा और 50 और 40, ये भी याद करना है।
and this temperature is sufficient enough to sustain the nuclear fusion reaction. ये याद करनी बेटे, कल जो पढ़ाया था ना, मैं कहता जा रहा था उसको याद नहीं करना, वो नहीं करना था, और एनालाइज था, इसको याद करना, नो दैट साथ, ठीक है। अच्छा, since energy of star is spread over a big surface, so its temperature is lower at the surface of the sun, about 5800 केल्विन होता है। एनर्जी जो रिलीज होती है वो देखो, कोर टेम्परेचर कितना है, इतना है, सरफेस पे टेम्परेचर कितना, सन की ही वो इतना है, कितना ज्यादा डिफरेंस है इसमें। सन काफी बड़ी चीज है, कोर में जो टेम्परेचर इतना हाई था, वो सरफेस तक पहुंचने में डेफिनेटली एनर्जी रेडिएट होती जा रही होती है, तो सरफेस पे जब आती है तो एनर्जी कम होती है, तो कम है। सन की ही सरफेस पे टेम्परेचर कम है, कोर में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? कोर में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन अबंडेंटली अवेलेबल है, और हमारे पास सरफेस पे टेम्परेचर कम है। क्यों कम है? क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा फ्रॉम द कोर टू द सरफेस ऑफ सन, जिसकी वजह से एनर्जी रेडिएट होती जा रही होती है, और जब पहुंचती है सरफेस तक तो एनर्जी काफी कम हो चुकी होती है रेडिएशन। अब कलर क्या होता है सन का? कलर बेटा सन का जो होता है हमारे पास, सन का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन हमें येलो कलर क्यों नजर आता है? वो हम अर्थ से देख रहे होते हैं ना, इसलिए हमें येलो कलर, लेकिन मेनली वो डिस्पर्शन और की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से हमें आ रहा था, लेकिन कलर जो सन से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट ही है। अब वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप के थ्रू देखोगे ना, ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो लाइट जिसमें हम यूज करते हैं, एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप होती है ना, ठीक है, तो जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप के थ्रू देखोगे तो हमारे पास व्हाइट कलर ही नजर आएगा। तो वही लिखा है, द कलर ऑफ सन इज व्हाइट, व्हाइट ही है, याद करना व्हाइट है। इट लुक्स येलो ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज बीम ऑफ सनलाइट इज स्कैटर्ड एंड डिस्पर्स्ड व्हेन पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम, ठीक है। अब वही चीज शो की हुई है, ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप के थ्रू अगर हम देखते हैं ना बेटे, तो हमें व्हाइट ही नजर आता है। सन जो है, सन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो ये आ रही है, सन 50 टू 400 टू सन 50 नैनोमीटर कह रहे हो, सन 50 टू 380 नैनोमीटर लिखा हुआ है। ये टोटली विजिबल लाइट होती है ये वाली। इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट आ रही होती है बेटा, ये विजिबल शो किया हुआ। और अगर हम इंफ्रारेड टेलीस्कोप लेते हैं तो उसके अंदर हमें सन का ये कलर नजर आ रहा होता है, ठीक है। इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन को कंसिडर करके हम कंसिडर करते हैं। अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप लेते हो तो हमारे पास ये थोड़ा सा कलर नजर आ रहा होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। एक्स रेज टेलीस्कोप अगर कंसिडर करते हैं, इसमें यानी एक्स रेज को यूज करके हम इमेज बनाते हैं, इसमें हम विजिबल लाइट को यूज करके इमेज बनाते हैं। इन पे इंफ्रारेड जो आ रही होती है उनको देख, इसमें अल्ट्रा वायलेट जो आ रही है उनके, तो हमें ये कलर नजर आते हैं। लेकिन मेनली जो हमें नजर आता है ना, हमें अल्ट्रा वायलेट नजर आती है, ना हमें ये नजर आती है, हमें ये दो कलर नजर आते हैं ना। और इंफ्रारेड रेडिएशन भी नजर नहीं आ रही होती, हमें सिर्फ यही नजर आता है। लेकिन हम बेसिकली साथ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, तो थोड़ी विजिबिलिटी हमें इसकी येलो नजर आ रही होती है, लेकिन मेनली ये है। जैसे मून भी जो होता है ना, सन की लाइट जाती है ना मून तक, मून कौन सा कलर नजर आता है आपको? व्हाइट ही नजर आ रहा होता है। तो ये है कलर। तो मेन कलर जो है सन का वो व्हाइट है, लेकिन हमें येलो नजर आता है। क्यों नजर आता है? उसकी रीजन ये है कि लाइट स्कैटर हो रही होती है और डिस्पर्स करती है थ्रू डिफरेंट मीडियम, इससे हमें ये नजर आता है। अब 6.2.2 स्टार्स पे अब आगे बेटा, यानी अब ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये जो चीज में द सन इज अ स्टार, बस ठीक है। नो दैट सन इज अ स्टार ऑफ मीडियम साइज, मैंने भी मीडियम साइज लिखा था, कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन कितनी होती है हमारे पास? दिस इज 75। हीलियम कितनी होती है? 24। बाकी 1% कौन सी होती है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। एंड इट रेडिएट्स मोस्ट ऑफ एनर्जी इन इंफ्रारेड रेडिएशन। कितनी एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन में आती है? 50% जो है। विजिबल लाइट में कितनी आ रही होती है? 40%। अल्ट्रावायलेट कितनी होती है? 10%। ये क्लियर हो गया? ये चीज याद करनी है बेटे, याद करनी है, जिस तरह मैंने अभी बोला है, ठीक हो गया। फिर लिखा हुआ है, नो दैट सन इज द पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। Suns are powered by nuclear reactions that releases energy, and that in the stable star the nuclear reaction involves the fusion of hydrogen to form helium, yet into helium। तो वो मैंने बता दिया। अब आगे हमारे पास जो आते हैं डिफरेंट स्टार्स के ऊपर, फिर स्टेट के साथ है, यानी याद करना पड़ना, सो दैट यू कैन स्टेट इट। A galaxy are each made up of many billions of stars, many billions of stars, ठीक है।
क्या, 1 मिनट देखिए। Day and night, Earth's rotation. As the Earth revolves around the Sun along its orbit, it spins on its axis too. This spinning movement of the Earth is called rotation. As the Earth rotates on its axis, only half of the Earth faces the Sun at a time. The portion which faces the Sun is illuminated by sunlight and has day, and the other half has night. अच्छा, ये तो पहला था ना वैसे ही। अब जो पड़ी हुई थी मेरे पास वही मैं। अच्छा जी। Have you ever wondered how planet Earth moves? Earth moves in two ways, through rotation and revolution. Earth rotates counterclockwise on its axis. The axis is an imaginary line that runs through the planet's center, passing through the North Pole and South Pole. Earth takes 24 hours to complete one full spin on its axis. This full spin is called a rotation. Earth's rotation is what creates day and night. Early in the morning, the sun rises in the east. If you stand on a beach along the Atlantic Ocean at sunrise, you will see the sun appear on the horizon as though it is rising from the water. What is really happening is that Earth is rotating and exposing your location to the sun. When a region begins spinning away from the sun's light, the sun appears to set or fall slowly. If you stand on the same beach once the sun has set, you might notice the sky growing darker. This happens because the area where you are standing is rotating away from its light source. As Earth rotates, one half of the planet faces away from the sun for about 12 hours. Although Earth takes 24 hours to rotate on its axis, it moves in another way. Earth follows a slightly elliptical path around the sun at the same time. One full orbit around the sun is called a revolution. A revolution takes nearly 365 days on Earth. The exact amount of time it takes for Earth to fully orbit the sun is actually 365 and 2400ths days. Because a part of the day cannot be calculated into the calendar, leap years were created. A leap year happens every 4 years. During a leap year, an extra day is added to the calendar. The day that is added every 4 years is always February 29th. So every 4 years, the month of February has 29 days instead of 28. This is a result of Earth's revolution around the sun. Both Earth's rotation and revolution are very important to humans. The planet's movement on its axis and movement around the sun are what create days, nights, and years, allowing humans to measure time. Earth's rotation and revolution result in lightness and darkness, the seasons, and the length of a day anywhere in the world. The solar system is the gravitationally bound system of the Sun and the objects that orbit it, either directly or indirectly. Of the objects that orbit the Sun directly, the largest are the 8 planets, with the remainder being smaller objects, the dwarf planets and small solar system bodies. The solar system moves around the Sun in elliptical orbits located in a thin disk around the Sun's equator. Mercury is the smallest planet in the solar system and the closest to the Sunday. Its orbit around the Sun takes 87.97 Earth days, the shortest of all the Sun's planets. Venus is the second planet from the Sunday.
Venus spins slowly backwards as it orbits the Sun, causing its rotational period to be the longest in the solar system, at about 243 Earth days. Earth is the third planet from the Sun and the only astronomical object known to harbor and support life. About 29.2% of Earth's surface is land, consisting of continents and islands. The remaining 70.8% is covered with water. The Moon is Earth's only natural satellite. At about 1/4 the diameter of Earth, it is the largest natural satellite in the solar system relative to the size of its planet, the fifth largest satellite in the solar system. Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the solar system. In English, Mars carries the name of the Roman god of war and is often referred to as the Red Planet. Jupiter is the fifth planet from the Sun and the largest in the solar system. It is a gas giant with a mass 2.5 times that of all the other planets in the solar system combined, but less than 1,000th the mass of the Sunday. Saturn is the sixth planet from the Sun and the second largest in the solar system after Jupiter. It only has 1/8 the average density of Earth. However, with its larger volume, Saturn is over 95 times more massive. Uranus is the seventh planet from the Sunday. It has the third largest planetary radius and fourth largest planetary mass in the solar system. Neptune is the eighth and farthest known solar planet from the Sunday. In the solar system, it is the fourth largest planet by diameter, the third most massive planet and the densest giant planet. The solar system is about 4.6 billion years old. Most of this matter gathered in the center and the rest flattened into an orbiting disk that became the solar system. Thanks for watching. Like, share and subscribe. लास्ट में देख लेते हैं फिर मैं. Our solar system is one of over 500 known solar systems in the entire Milky Way galaxy. The solar system came into being about 4.5 billion years ago when a cloud of interstellar gas and dust collapsed, resulting in a solar nebula, a swirling disk of material that collided to form the solar system. The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster. Only 15% of stars in the galaxy host planetary systems, and one of those stars is our own Sun. Revolving around the Sun are 8 planets. The planets are divided into 2 categories based on their composition: terrestrial and Jovian. Terrestrial planets, including Mercury, Venus, Earth, and Mars, are primarily made of rocky material. Their surfaces are solid, they don't have ring systems, they have very few or no moons, and they are relatively small. The smallest and closest to the Sun is Mercury, which has the shortest orbit in the solar system at about 3 Earth months. Venus is the hottest planet, with temperatures of up to 867 degrees Fahrenheit due to an atmosphere of carbon dioxide and extensive lava flows. Next to this world of fire is a world of water, Earth. The water systems on this planet help create the only known environment in the universe capable of sustaining life. The last of the terrestrial planets, Mars, might have also supported life about 3.7 billion years ago, when the planet had a watery surface and moist atmosphere. Beyond the 4 terrestrial planets of the inner solar system lie the Jovian planets of the outer solar system. The Jovian planets include gas giants Jupiter and Saturn and ice giants Uranus and Neptune. The gas giants are predominantly made of helium and hydrogen, and the ice giants also contain rock, ice, and a liquid mixture of water, methane, and ammonia. All 4 Jovian planets have multiple moons, sport ring systems, have no solid surface, and are immense. The largest Jovian is also the largest planet in the solar system, Jupiter. Nearby is Saturn, the solar system's second largest planet. Its signature rings are wide enough to fit between Earth and the Moon, but are barely a kilometer thick. Past Saturn are the ice giants Uranus and Neptune. The slightly bigger of these ice giants, Uranus, is famous for rotating on its side. Next to Uranus is Neptune, the outermost planet in the solar system and also one of the coldest.
Orbiting the terrestrial planets is the asteroid belt, a flat disk of rocky objects full of remnants from the solar system's formation, from microscopic dust particles to the largest known object, the dwarf planet Ceres. Another disk of space debris lies much further out and orbits the Jovian planets, the icy Kuiper belt. Apart from asteroids, the Kuiper belt is also home to dwarf planets such as Pluto and is the birthplace of many comets. Beyond the Kuiper belt is the Oort cloud, a vast spherical collection of icy debris. It is considered the edge of the solar system since that is where the gravitational and physical influences of the sun end. Our solar system's particular configuration of planets and other celestial objects, all revolving around a life-giving star, make it a special place to call home. ठीक हो गया, ये हमारी मिल्की वे में नहीं A घुस रही। neutron star is such a dense object that even a teaspoonful of its material would weigh more than all the humans on Earth combined. These exotic objects are born from the cataclysmic death of massive stars. They're no larger than a small city and pack a mass up to twice that of our sun. Neutron stars are also the fastest spinners known in the universe. Some neutron stars, called mini-second pulsars, can rotate 700 times per second. Despite their smooth appearance from a distance, they have mountains on their surfaces. But these so-called mountains are mere centimeters tall due to the extreme gravity. However, even these tiny bumps can generate powerful gravitational waves that ripple through space-time. These incredible objects remind us that the universe is endlessly complex and wondrous, with much left to discover. तो ये तरह क्योंकि बेटा कोई चीज़ है ना वैसे समझानी डिफिकल्ट होती है, इस तरह से इजी होता है। मैंने डिफरेंट ये ली हुई है, नेट से ली डिफरेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली गैलेक्सीज के ऊपर, यानी मिल्की वे मेनली गैलेक्सी जिसमें हम मेनली वो है इसके अंदर। अच्छा, सन को अगर ओवरऑल देखते हैं बेटे, हमारे पास ये स्टेबल मीडियम साइज स्टार है, ठीक है। और मैंने इसका ये तो हमने बता दिया है, ये तो हो चुका है यार। चलें, मीडियम साइज स्टार है, ठीक है। हमारे पास बेटा इसमें 75% हाइड्रोजन होती है और 24% हीलियम और 1% हमारे पास अदर एलिमेंट कार्बन और दूसरे हैं हमारे पास, ठीक है। और गैलेक्सीज को अगर आप देखें, हमारे पास देखें द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है मेनली ये डिफरेंट स्टार्स को पुल करती है सो दैट दे फॉर्म अ ग्रुप। यानी कि गैलेक्सी होती क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट स्टार्स से मिलके बनती है। और स्टार की गिर्द जो चीज रिवॉल्व कर रही होती है वो प्लैनेट्स भी होते हैं, वो एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, वो कॉमेट्स भी होते हैं, ठीक है। और प्लैनेट से गिर्द जो चीज रिवॉल्व कर रही होती है उनको आप कह रहे होते हैं 2000 क्या कहते हैं, मून वगैरह जिस तरह है, ठीक है, वो हो गया। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी pulls stars together in a group called galaxies. A galaxy is a large collection of stars. There are billions of stars in a galaxy. Sun हमारा एक स्टार है, ठीक है। Composition के apart from stars, galaxies also consist of clouds of gas, mostly hydrogen and dust. ठीक, अब हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा मून है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। It is a spiral galaxy, ठीक है, to which our solar system belong. This might be up to billion stars. There might be 2 billion stars in the Milky Way. It is spinning and it takes our solar system about 225 million years to travel around the galaxy. Our solar system, ठीक है, 225 million years to travel once around the galaxy. अब ये 100,000 लाइट ईयर्स, यानी लाइट ईयर्स क्या मैंने पढ़ाया था, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर। दरमियान में इसके सेंट्रल कोर होगी, ये स्पाइरल आर्म होगी, ये डिस्क टाइप चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा सन की यहाँ पे इस पोजीशन के अंदर है और इस पोजीशन में हम सन के रिवॉल्व करते जा रहे हैं, हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं, ठीक है। वी आर नियर द आउटर एज ऑफ द गैलेक्सी, यहाँ पे आउटर एज यहाँ पे है, ये सन जो हमारा है, वेयर वी कैन सी
when we look at the Milky Way is the galaxy's central bulge. सेंटर में ये bulge होती है. The sun is a star in this galaxy and other stars in the Milky Way are further away from the earth. ठीक है. Then the sun is from the earth. sun करीब है, हम इसलिए planet sun के गिर्द revolve करते हैं. बाकी इसके अलावा भी और stars भी हैं इस galaxy के अंदर, क्योंकि billions of stars मिलके galaxy बनाते हैं. Galaxies travel in groups. The nearest spiral galaxy in the Andromeda galaxy Milky Way के जो पास है. अब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस हमारे पास क्या होंगे. ठीक है, ओवरऑल हम देख रहे होते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमारे पास, वो लाइट से निकलते हैं. Astronomers have many techniques to measure distance in space. For example, when you look into the night sky, the light you see from the stars have been traveling from many years. Astronomers use this idea as a way of measuring vast distances. यानी लाइट ईयर्स की फॉर्म में, which is distance traveled by light in 1 year. लाइट की फॉर्म में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं. और 1 लाइट ईयर क्या होता है कि मैंने ये बताया कि 1 लाइट ईयर को ये नहीं कहना कि ये टाइम है. 1 लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस है जो ट्रेवल करती है लाइट थ्रू स्पेस इन 1 ईयर. वो लिखा है 1 लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, नॉट टाइम. ठीक है. It is the distance traveled by light through space in 1 year. अब स्पीड के इसके बराबर डिस्टेंस ऑफ टाइम है. स्पीड की बेटे लाइट की ये स्पीड होगी, डिस्टेंस में हमने देखना है टाइम 365 डेज 24 आवर्स 60 अर्थ के ईयर के बता ले रहे होते हैं, तो इतना हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया. अब इसी पे क्वेश्चन बेटे जो बना करते हैं ये वाले जैसे, यानी अब जो चीज याद करनी है वो क्या होगी, हम लोग किसमें मिल्की वे गैलेक्सी होती क्या है हमारे पास, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. स्टार्स के अलावा इसमें दूसरी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, क्लाउड्स भी होते हैं, गैसेस पार्टिकल्स के, ये हमारे पास है. और नियरेस्ट गैलेक्सी जो हमारे पास है मिल्की वे में वो एंड्रोमेडा है. हम जिस रीजन में, हम वो स्पाइरल रीजन के अंदर है गैलेक्सी के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास हम सन के करीब है, तो जो हम जो 8 प्लैनेट्स पढ़ते हैं वो इस सन के गिर्द हैं जिसके हम नॉर्मली देख रहे होते हैं. और वहां से जो लाइट हमारे पास आ रही होती है वो वाइट लाइट होती है. ठीक है, जिसमें से क्या कहना चाहिए 40% लाइट आ रही है, 50% इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे पास आ रही है और 10% हमारे पास अल्ट्रावायलेट आ रही है इसमें से. अच्छा, अब क्वेश्चंस पे आ गए. द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स. द यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज. हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है. ठीक है, गैलेक्सीज से मिलके यूनिवर्स बनता है. और गैलेक्सीज किससे मिलके बनती हैं, स्टार से मिलके बनती हैं. स्टार से जो चीज रिवॉल्व करती है वो हमारे पास दूसरी चीजें होगी. पहला ठीक लिखा हुआ है. बी में देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी, ये भी बिल्कुल ठीक है. द सन इज अ स्टार, बिल्कुल ठीक है. सन स्टार और मून क्या है हमारे पास, वो सैटेलाइट है. बी के हमारे पास डी में अभी तो ठीक ही आ रहे हैं, फिर ये आंसर होगा. और सोलर सिस्टम बिलोंग टू द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, नहीं, हमारा सोलर सिस्टम बिलोंग करता है किसको, मिल्की वे गैलेक्सी को. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिंग डोंग हो गया. नेक्स्ट में, व्हाट इज अ लाइट ईयर. इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर. डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, बात ठीक लिखी है. 366 डेज नहीं बेटे, ये टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है. लाइट ईयर डिस्टेंस है, टाइम नहीं लेना इसको, ये टाइम नहीं है, डिस्टेंस है. द टाइम इट टेक्स, टाइम तो है ही नहीं है ये. 1.44 टाइम टू 11 मीटर. अब ये तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना पड़ा, ऊपर कैलकुलेट किया था, ये आ रहा था 9.5 टाइम टू 15, तो इसमें ये भी नहीं है, ये आ रहा है बेटे. दिस इज, ये जो है था हमारे पास, ये आता है 9.5 टाइम्स 10 टू रेज पावर 15 मीटर है. तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये वैल्यू 11 का ऑर्डर आ रहा है. तो आंसर सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा ए फॉर अल्लाह हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स लाइट to reach to earth from a galaxy 10 million light years distance from earth. 10 million light years. बेटे अगर मैं
लिखूं डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, डिस्टेंस जो हमारे पास ट्रेवल करती है डी यही हो गया बेटे, स्पीड होती है 3 टाइम्स 10 टू रेस पर 8 मीटर पर सेकेंड। अब 1 लाइट ईयर तो 365 डेज हो गए, 24 आवर्स हो गए, 60 मिनट्स हो गए, 60 सेकंड्स हो गए। तो ऊपर मैंने वैल्यू लिखी थी 9.5 टाइम्स 10 टू रेस पर 15। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है 9.5 टाइम्स 10 टू रेस पर 15 मीटर है। तो अब डिस्टेंस जो 10 मिलियन लाइट ईयर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। अब उसके बाद आ गया हमारे पास डिस्टेंस इन 10 मिलियन लाइट ईयर्स। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 10 ये हो गया, मिलियन होता है 10 टू रेस पर 6, और एक लाइट ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसकी वैल्यू आ चुकी है 9.5 टाइम्स 10 टू रेस पर 15। तो इसको आप करते हो तो 9.5 15 है तो ये 95 हो जाएगा, 15 21 22 22 आ गया, 10 टू रेस पर 22। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है हमारे पास। अब डिस्टेंस अगर आ गया तो मैं अब फर्दर अगर इसको करूं, अब टाइम निकालना मैंने, ये डिस्टेंस आया, ये मीटर डिस्टेंस आ गया। तो इसको मैं अगर फर्दर डिस्टेंस निकालूं अब, तो डिस्टेंस इक्वल टू वी टी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है 9.5 टाइम्स 10 टू रेस पर 22, स्पीड 3 टाइम्स 10 टू रेस पर 8 होती है, और यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो ये आ रहा है बेटा 3.17 टाइम्स 10 टू रेस पर 14 सेकेंड, ये टाइम जिसने कहा हुआ था। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर देखते हैं इसको, हमारे पास 10 टाइम्स मिलियन 10 टू रेस पर 6 हो गया ना, तो ये वैल्यू आ रही है। अब इसका मतलब ये है हमारे पास ओवरऑल जो है, हमने जो चीज निकालनी थी, हाउ लॉन्ग लाइट ट्रेवल फ्रॉम गैलेक्सी 10 मिलियन लाइट ईयर्स में कितना ट्रेवल टाइम निकाला, तो 3.7 आ रहा है, 3.17 टाइम्स 14, 300,000 30,000, ये अप्रोक्सीमेटली। फिर इसका मतलब यही हो गया ना, ये 10 टू 14 का ऑर्डर आ रहा है। इसको फर्दर हम चेंज कर देते हैं, हम इसको चेंज कर दो बेटे, हमारे पास सेकंड में आ रहा है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ईयर्स के अंदर। तो ये 3.17 टाइम्स 10 टू रेस 14 ओवर 365 24 60 60, तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 10 मिलियन ईयर्स के इक्विवेलेंट। ये आंसर होगा बेटा इसका। ओके, जगह कम थी, मैंने सारा इसमें किया बेटे। उसने कहा होता है कितना लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है, फ्रॉम अ गैलेक्सी विच इज 10 मिलियन लाइट ईयर्स डिस्टेंस इसका हो। तो मैंने डिस्टेंस इक्वल टू वी टी फॉर्मूला अप्लाई किया, तो एक लाइट ईयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट, वो ये आ गया बेटा, ये वाला डिस्टेंस आ गया एक लाइट ईयर के अंदर। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को मैंने अगर टाइम से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये टाइम आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये डिस्टेंस मेरे पास आएगा, डिस्टेंस 10 मिलियन लाइट ईयर्स में क्या होगा, एक लाइट ईयर में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 10 मिलियन लाइट ईयर्स में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, इतना टोटल डिस्टेंस आ गया। फिर डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम लिया, वहां से मैंने टाइम निकाल लिया, सेकंड में से कन्वर्ट किया ईयर्स के अंदर, फिर हमारे पास ये चीज आ गई। व्हाई डू द स्टार शाइन, क्या रीजन है वो शाइन किस क्यों कर रहा होता है। ठीक, अब फर्स्ट में लिखा हुआ है दे आर बर्निंग, बर्न उसमें थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हीट लाइट सारा निकल रहा होता है, तो बर्निंग नहीं बेटे। बी में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड, बिल्कुल ठीक लिख रही है। they are made of hot gases that are heated up when they collapse from the gas cloud। नहीं, they are made of ether। ether बेटे थ्योरी आई थी हमारे पास के एक मीडियम है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम द स्पेस टू अर्थ, तो ये भी नहीं है, हमारे पास आंसर होगा बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब ये जो मैंने बेटे लिखे हो ना, ये क्वेश्चन मैंने डिफरेंट बुक्स में से लिए हुए हैं,
पास्ट पेपर के क्वेश्चन के अलावा हैं, क्योंकि ये टॉपिक पहले नहीं सिलेबस में ना 23 के अंदर सिलेबस में आया हुआ, तो इसके इतने क्वेश्चन मिले डिफरेंट किताबों में लेके फिर मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये आपके वो सिलेबस का क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन। बाकी जो हाथ से लिखे हैं मैंने खुद लिखे हैं। लिखा हुआ इन द सन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फॉर एज फ्रॉम एन एनर्जी स्टोर, which energy is being released and what is the name of the reaction that releases this energy inside the sun। अब सन के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो एनर्जी कौन सी होगी? न्यूक्लियर। रिएक्शन कौन सा? फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आंसर हो गया डिंग डोंग। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे की लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार क्या है? अभी छोटा सा रहेगा, इतना ज्यादा नहीं, डिस्क्राइब के साथ। इंटरमीडिएट सन इज फाउंड फ्रॉम द, ठीक है, इंटरस्टेलर क्लाउड ब्ला ब्ला, वही। अब इसको बेटा इसको यहाँ से ही देख लो, नहीं इसको नहीं, ओरिजिन ऑफ स्टार यहाँ से ये समरी लिखी हुई है, वही उसी चीज को है। अब ये थोड़ी सी ना स्टेज जो है ये सारी याद करनी पड़ती है, ये याद करने वाला सारा, इसको 3 दफा पढ़ना आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्टार हमारे पास क्या है? व्हेन इंटरस्टेलर इंटरप्लैनेटरी क्लाउड ऑफ डस्ट and gas containing hydrogen, also called nebula, experience a strong gravitational force due to their masses। अच्छा, अब हमारे पास आउटर स्पेस के अंदर ना काफी ज्यादा हमारे पास गैसियस पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। इनका मैस काफी ज्यादा है, इसका मैस भी ज्यादा बेटा, इसका मैस भी ज्यादा है। मैसेस की वजह से जो फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज ऑलवेज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और जितना एक दूसरे के करीब आते जाते हैं उतनी फोर्स इंक्रीज करती जाती है। जिस तरह 2 मैग्नेट्स करीब आते जा रहे हैं तो फोर्स इंक्रीज होती जा रही होती है। बेटे जब फोर्स इंक्रीज होती जाएगी तो क्या होता जाएगा? ये एक्सेलेरेट करते जाएंगे, एक्सेलेरेट करते जाएंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इनके दरमियान क्या होगी? वो कम होती जाएगी। वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे डस्ट पार्टिकल जो हमारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में उनसे कोलाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो और गर्म होते जा रहे होते हैं, उनका टेम्परेचर और इंक्रीज करता जा रहा होता है, और एक स्टेज आती है जब आके एक दूसरे को फ्यूज कर जाते हैं वो, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, क्योंकि क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस उसमें हाइड्रोजन अबंडेंटली अवेलेबल होती है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो हमारे पास इसका मतलब एक स्टार बन जाता है। इनिशियल स्टार का टेम्परेचर काफी हाई होता है, वो स्वेल होना शुरू होता है, जब एनर्जी रिलीज करता जाता है, और बाद में उसका टेम्परेचर क्या डिक्रीज करना शुरू होता है। अब इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं वो उनको हमने याद करना होता है। जैसे हमारे पास निबुला क्या है? ये हमारे पास क्या? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस है। ये एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों? ड्यू टू देयर मैसेस, एंड फॉर्म ए हॉट बॉल ऑफ गैस नोन एज प्रोटोस्टार। As the mass of the protostar increases, its gravitational force increases। कैसे इंक्रीज करता जा रहा होता है? दूसरे पार्टिकल उसकी तरफ पुल होते जा रहे होते हैं जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। Force increases which result in increase in temperature and gravitational potential energy changes to kinetic energy। मैंने यही कहा था। When a protostar is hot enough, nuclear fusion is initiated and a star is born। If the young star has a very large mass, it forms a blue or white star. If it has a smaller mass, such as our sun, ठीक है, it forms a yellow या red dwarf। Life cycle of a star depends upon its mass। लाइफ साइकिल क्या है? अब हमारे पास स्टेबल स्टार क्या होता है? जैसे सन है। अब सन के अंदर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हर चीज को अपनी तरफ पुल कर रहा होता है, लेकिन इसका स्टेबल स्टार हम क्यों कहते हैं? बेटे स्टेबल चीज वो होती है, अगर देखो ये अंदर की तरफ आता जाए तो स्टेबिलिटी थोड़ी रहेगी, ये तो डिक्रीज करता जाएगा, फिर डिक्रीज करता जाएगा। अगर वॉल्यूम कम होता जाएगा, मैस कांस्टेंट, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती जाएगी। तो हमारे पास स्टेबल उस चीज को कहते हैं जिसमें इनवर्ड जितनी फोर्स लग रही है आउटवर्ड भी उतनी फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है। इनवर्ड फोर्स कौन सी लगी? ग्रेविटेशनल फोर्स है। आउटवर्ड फोर्स कौन सी है? इसमें जो गैसियस पार्टिकल बनते हैं हमारे पास, वो बाहर की डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर बाहर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, एनर्जी लेकर जाके फोर्स एक्सर्ट करते हैं सरफेस पे। जब फोर्स एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिससे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आउटवर्ड
रेडिएशन प्रेशर के इक्विवेलेंट आती है, रेडिएशन जो फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है, इसलिए ये सरफेस जो है मूव नहीं करती, ईदर नॉट इनवर्ड या आउटवर्ड, तो हम कहेंगे ये स्टेबल है, जिसे हम कहते हैं सन स्टेबल स्टार। अब स्टेबल स्टार क्यों है? क्योंकि अंदर तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, बाहर की डायरेक्शन में जो एनर्जी निकल रही है तो वो भी रेडिएशन जाके हिट करती है, प्रेशर वो भी एक्सर्ट करती है, तो इंटरनल फोर्स जब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगी तो ना वो उसका साइज चेंज नहीं होगा, साइज चेंज होगा हम कहेंगे वो स्टेबल है। ये है द स्टेबल स्टार, जैसे सन है। ड्यूरिंग द मेन सीक्वेंस द स्टार इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज सेड टू बी स्टेबल। The force of gravity pulling in inward are balanced by the opposing forces acting outward caused due to thermal pressure of the radiation. Radiation निकलती है, force exert करती है बेटे। Now the star is balanced and may last 10,000 million years, 10 to raise पर 10 years तक stable रहता है, बैलेंस रहेगा वो। अनस्टेबल कैसे हो गए? रेड स्टार जो है, रेड जॉइंट जिसे आप कह रही होती हो, आफ्टर 10 to raise पर 10 years, पहले तो बैलेंस था ना, हाइड्रोजन कॉजिंग द फ्यूजन रिएक्शन इन द स्टार विल बिगिन टू रन आउट, निकलती जा रही होती है, ठीक है। नाउ there is less energy being produced by the nuclear fusion to sustain the outward thermal pressure, बाहर जो रेडिएशन कम निकलेंगी, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होती है, इनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है, एंड द कोर कोलैप्स इनवर्ड, अंदर की तरफ जाना शुरू होते हैं अंडर ग्रेविटेशनल ट्रैक्शन। This also increases the kinetic energy of the particles to initiate other series of fusion reaction. This also increases the kinetic energy to initiate other fusion reaction, क्योंकि तेजी से हमारे पास फोर्स ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे, ठीक है, तो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन दोबारा होना शुरू होता है। These reaction causes the outer part of the star to expand and consequently cooling of the gases and the surface looks like red, ठीक है। If the star has mass nearly equal to that of Sun, it is called red giant. A star much larger than Sun is called red supergiant. याद करने वाली चीज है ये सारी। उसके बाद नेक्स्ट में आगे बेटे हम रेड जॉइंट स्टार क्या हो गया हमारे पास, जिसका साइज जो हमारे पास जो है नियरली इक्वल टू आवर सन है। Once this second stage of fusion has finished, the star will begin to unstable. सन को स्टेबल कह रहे होते हैं, 10 million years तक तो है वो, and eject the outer layer of the dust and gas also called a planetary nebula, ठीक है, निकालती जा रही होती है। The remaining core will collapse completely due to the pull of gravity and the star becomes white dwarf. The white dwarf will be cooling down and therefore the amount of heat radiated by it decreases. When the star has lost significant amount of energy, it becomes black dwarf. White dwarf से black dwarf. It will continue to cool until they eventually disappear from the sight. For the light ही निकल डायरेक्शन नहीं होना तो फिर disappear हो गया। Red super joint क्या है हमारे पास? Once the fusion inside the red super joint finished, the core of star will collapse suddenly, causing a gigantic explosion. This is called supernova. This produces the energy required to create elements heavier than iron and push them into space as a nebula along with the lighter particles and lighter elements. The nebula provides the building blocks of the possible future stars, पर दोनों से दोबारा बनते हैं क्योंकि मैस ज्यादा होता है, फिर वो एक दूसरे को पुल करते हैं और further star बन future stars and solar system. If the mass of remaining core is less, a neutron star is formed. And if the mass of core is large, it collapses until it becomes so dense that not even a light can escape and the star becomes black hole. लाइट escape ही नहीं कर सकती, लाइट उसके अंदर ही रहती है, अंदर ही फिरती रहती है, अगर फिर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी हुआ है। ये हमारे पास आया था लाइफ से, इसको यहाँ से देख लो बेटे, ये जरा यहाँ पे जरा ज्यादा इजी लगता है हमें करना। Star initially formed from cloud of dust and gas called nebula. ये nebula है हमारे पास। The force of gravity pulls the dust and gas together to form the protostar.
ठीक है, वो डस्ट और गैस जब मिलते हैं तो प्रोटोस्टार बनता है। शुरू में पहला प्रोटोस्टार, स्टार बनने से थोड़ा पहले, ठीक है। द टेम्परेचर राइजेस as the star gets denser and more particles collide with each other. When the temperature gets high enough, hydrogen nuclei undergo nuclear fusion to form a helium nucleus. This gives out a huge amount of energy which keeps the core of the star hot. A star is born. यहाँ पे स्टार बन गया, नेबुला से क्या बन गया, स्टार बन गया। क्यों बना? क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उन नेबुलास को करीब करीब ला रही थी, और जब वो मूव करते हैं दूसरे डिब्री जो पार्टिकल है एटमॉस्फेयर उनसे भी कोलाइड करती है, उसकी वजह से हमारे पास क्या टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा होता है, और जब पार्टिकल करीब करीब आते जा रहे होते हैं नेबुला के, तो हमारे पास बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स फर्दर इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि गैप कम होता जा रहा होता है। फोर्स इंक्रीज करने से मैंने क्या चीज एक्सीलरेट करती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, कि टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड में तो ये हमारे पास आ गया प्रोटोस्टार बेटे, ठीक है। अच्छा, फिर द स्टार एंटर्स अ लॉन्ग स्टेबल पीरियड, बहुत तकरीबन 10 मिलियन ईयर्स था, when the outward pressure caused by the nuclear fusion that tries to expand the star balances the force of gravity pulling everything inward. वो stable होता है वो period. If this stable period, it's called the main sequence star, and it typically lasts several billion years. The sun is the middle of the stable period. हमारा जो सन है आजकल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, eventually the hydrogen began to run out. The star then swells into red giant. If it is small star, it's called red supergiant. If it's large star, red it becomes नहीं गलत, मैंने गलत बोल दिया। The star then swells out into a red giant. Red giant से smaller star कहते हो, ठीक है। और अगर या red super giant होगा जिसका larger star है, it becomes red because the surface cools. Fusion of helium and other elements occur. Heavier elements up to iron are created in the core of the star. या तो हमारे पास बड़ा मैस है, बड़ा साइज है, ये हो गया। स्मॉलर साइज तो रेड हो गया, ठीक है। स्टार अबाउट द सेम साइज ऑफ द सन, स्टार मच बिगर देन द सन। उसके बाद वाइड ड्वार्फ पे आ गया। A small to medium sized star like the sun that becomes unstable and eject out its outer layer of the dust and gas. This leaves behind a hot, dense, solid core, white dwarf. ठीक है। उसके बाद further, as the white dwarf cools, it emits less energy. When it is no longer a significant amount of energy, it is called black dwarf. ये बन गया black dwarf। अब एनर्जी इसी के अंदर ही रहनी है। बिग स्टार हमारे पास यहाँ जैसे कि हमारे पास ये फिल्टर सुपरनोवा बनाते हैं, however start to glow brightly again as they undergo more fusion and expand and contacted several times, forming elements as heavy as iron in various nuclear reactions. Eventually, it explodes in a supernova, forming elements heavier than iron and injecting them into the universe to form a new planets and the star. Stars and their life cycles produce and distribute all the naturally occurring elements. उसके बाद फिर वही न्यूट्रॉन स्टार हुई है। The exploding supernova throws the outer layer of the dust and gas into space, leaving very dense core called neutron star. If the star is massive enough, it becomes a black hole, a super dense point in the space that is not even light can escape from. उसके अंदर जब लाइट फेंकते भी उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लैक होल के अंदर। तो ये बेटे आपकी है। अब ये थोड़ी सी फिजिक्स है, इसमें काफी चीजें याद करने वाली हैं, ठीक हो गया।